बारह अच्छा मासा। अच्छा अच्छा, 12 मासा में हो। हम्म। ठीक ठीक है, ठीक ठीक। तो गंगा शुरू कर दो, स्ट्रीम कर दो आप इसको हाँ लाइव। हाँ हाँ हाँ, कर दो। अच्छा लाइव शुरू हो गया। हाँ, आपका माइक ऑफ आ रहा, गंगा माइक ऑफ। नमस्कार, नमस्कार साथियों। विधानसभा चुनाव 2022 का जनादेश करीब करीब सबके सामने आ चुका है और इस जनादेश में केवल चुनावों का परिणाम ही नहीं, इस राज्य के भविष्य का परिणाम भी शामिल है। आज रीजनल रिपोर्टर के इस मंच पर हमारे साथ हैं चारू तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर एसपी सती जो वरिष्ठ भूवैज्ञानिक हैं, और तीसरे जो हमारे साथ हैं सीताराम बहुगुणा जी जो एक अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। गीता गैरोला जी को जो पूर्व प्रमुख हैं महिला समाख्या की, उनको हमारे साथ जुड़ना था लेकिन कतिपय कारणों से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही हैं। तो अभी जो जनादेश हमारे सामने है वो भाजपा की भारी जीत लेकर के आया है। एक बार फिर से भाजपा की जीत को दोहराया है और इसके साथ जो मिथक इस राज्य में था कि बारी बारी से भाजपा और कांग्रेस इस राज्य पर शासन करेंगे, उसको जनादेश ने तोड़ा है। हालांकि पूरा जो जनादेश है उस पर बहुत सारी सीटों को लेकर के ये अप्रत्याशित परिणाम इस बार देखने को मिले हैं। इसके बावजूद जो जो मिथकों पर जो बातें गढ़ी जाती थी इस राज्य के लिए, इस राज्य के भविष्य के लिए, उनको इस राज्य की जनता ने नकारा है। और मैं डॉक्टर एसपी सतीश जी से ये जानना चाहूंगी कि भाजपा की इस जीत को, इस जनादेश को वो कैसे देखते हैं, क्या मायने हैं इस जीत के? ये कहीं ये गाना वगैरह कहीं आ रहा है पीछे साथियों के किसी के यहाँ। तो मुझे लगता है जब हम एक बात कर रहे हैं तो दूसरा बाकी लोग हम स्विच ऑफ कर दें, शायद कुछ हमारे ऐसा यहाँ वो तो नहीं माइक है। ऑफ। हाँ, मैं ये गंगा, आपने पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। ये नए फॉर्मेट में हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। और शारदा को नमस्कार जी, और सीताराम नमस्कार। बहुगुणा जी को भी स्नेह और नमस्कार। मैं ये आपने सही कहा कि ये एक तरह से ये लैंडस्लाइड विक्ट्री जो कांग्रेस भाजपा की है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, आपका ये पूछना है। मैं इसको इस रूप में देख रहा हूं कि केंद्र का सशक्त प्रभाव पूरे केवल केवल और केवल मोदी फैक्टर इसमें सबसे प्रोमिनेंट में देख रहा हूं। और इसमें एक दूसरी बात भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी विराट प्रचंडता और जो क्षेत्रीय नेतृत्व है उसका सिरे से फेल्योर। एक ही दल के दो बड़े बड़े परस्पर विरोधी चीजें सामने देख रहा हूं मैं कि आप यहां जो भाजपा का जो जो विक्ट्री है वो सीधे सीधे मोदी फैक्टर पे है और पूरा का पूरा चुनाव भाजपा मोदी वर्सेस और पर ले आई थी और उसमें सफल रही है। और ये उसी का परिणाम है, क्योंकि ये बात तो साफ दिखता था कि एंटी इनकम्बेंसी यहाँ बहुत प्रोमिनेंट है। लोगों का ये जरूर था कि लोगों का भाजपा के जो सरकार है या जो अपने विधायक हैं उनके खिलाफ तो लोगों का बहुत माहौल था, लोगों का में बड़ी बड़े आक्रोश था, लेकिन वो किसी पार्टी के पक्ष में नहीं था, पार्टी के पक्ष में नहीं था। और कांग्रेस इसमें एज ए पार्टी अपने पक्ष में इस माहौल को कन्वर्ट नहीं कर पाई। अंततोगत्वा एक जगह से उठा हुआ जो आक्रोश था दूसरी तरफ समर्थन में नहीं बैठ पाया, क्योंकि कांग्रेस उसको भुनाने में कई चीजें उसमें हुई। एक तो कांग्रेस एज ए संगठन, राजनीतिक दल एज ए संगठन करीब करीब फेल्योर है।
कांग्रेस में इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे टापू हैं, इंडिविजुअल अपने आप में एक पूरी संस्था है, नेता बहुत बड़े हैं, लेकिन उनमें जुड़ाव उतना ही कम है जितना कि आइलैंड्स में, जैसे अंडमान निकोबार में 500 कुछ आइलैंड है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल नहीं जुड़े हुए हैं। ऐसे ही यहाँ भी है, उनकी आपस में रिश्ते, दो दो बड़े नेताओं का आपस में उतना ही रिश्ता है जितना दो आइलैंड का आपस में होता है। तो कांग्रेस ने एज ए संगठन, कांग्रेस छितर गया है। ये इस चुनाव का एक परिणाम, एक ये रिफ्लेक्शन है। और दूसरा ये रिफ्लेक्शन है कि मोदी फैक्टर, कांग्रेस में जो जीता वो अपनी व्यक्तित्व के कारण जीता, और भाजपा में जो हारा वो अपने व्यक्तित्व के कारण। भाजपा में जीत का संपूर्ण प्रभाव, जो सबसे मेजर प्रभाव है, वो मोदी का है। और जो अगर जहां मोदी प्रभाव कम हुआ और भाजपा वाले हारे, उसमें कैंडिडेट के खिलाफ इतना ज्यादा गुस्सा था कि तब हारे। और यह मार्जिन भी कम हुआ। अगर मार्जिन भी भाजपा के जीतने का कम हुआ है और बहुत कम वोटों से कहीं अगर कैंडिडेट जीता है, तो उसमें कैंडिडेट की नाकामी है, और कांग्रेस में जो जीता है वो कैंडिडेट की कामयाबी है। ये दोनों दोनों जीतकर दोनों हार का ये सार है। जी, ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने। जैसा कि आपने बताया कि व्यक्तिगत अपने व्यक्तित्व की वजह से जीते या हारे हैं, तो इसमें हरीश रावत जी जैसे वो 16,000 से ज्यादा वोटों से हार गए हैं इसमें। तो मैं सीताराम बहुगुणा जी से पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस जो लगातार दूसरी बार हारी है, उस पर अभी बात शुरू की है डॉक्टर एसपी सती जी ने। इसमें थोड़ा सा इस बात को आगे आप बढ़ाइए कि हरीश रावत जी की क्या भूमिका है? क्या चुनाव संचालन समिति का सिरमौर उन्हें बनाने की भूल की थी क्या? अभी तो जो रिजल्ट आए हैं उससे कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या कांग्रेस कमेटी ने उनको इसकी जिम्मेदारी देकर के कोई भूल की? आप विस्तार से इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, कांग्रेस की हार के कारणों पर और हरीश रावत जी की भूमिका पर। देखिए, मेरा ये मानना है कि पिछले जो हम 4 विधानसभा चुनाव देखें, तो एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस का जो ट्रेंड था वो चल रहा था, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता या कांग्रेस पार्टी ये मान के चल रही थी कि इस समय जो सत्ता के स्वाभाविक दावेदार जो है, इस समय हम हैं। और बहुत सारे मतलब ये मान के वो चल रहे थे कि हमने जीतना है, और ये कांग्रेस से बहुत बड़ी जो है भूल हुई है। हरीश रावत जी निसंदेह पेपर में तो या मीडिया में या कागजों में बहुत बड़े नेता दिखते हैं, लेकिन वास्तव में हरीश रावत जी के जो पिछले काम है, पिछले उत्तराखंड बनने के बाद से आप देखें तो वो कागज उसमें कभी धरातल पे बड़े नेता नहीं रहे हैं। 2002 में जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे, तो परिणाम आने से पहले ही उन्होंने हार स्वीकार कर ली थी। उसके बाद 2012 में उन्होंने विजय बहुगुणा की सरकार को चलने नहीं दिया, और इस समय भी वो लगातार नूरा कुश्ती यहाँ करते रहे, पार्टी को जिताने के बजाय अपना मुख्यमंत्री बनने की वो कोशिश करते रहे, सिर्फ ये मान के कि इस बार कांग्रेस पार्टी के जो नंबर है सरकार का, कांग्रेस सरकार बनाएगी, और सिर्फ वो जिताने के बजाय अपने मुख्यमंत्री बनने की वो कोशिश करते रहे। तो सीधे सीधे 2 दशक का जो उत्तराखंड का जो राजनीतिक परिदृश्य आप देखें हरीश रावत जी, तो हरीश रावत जी एक तरह से कांग्रेस के लिए लायबिलिटी रखते हैं। उन्होंने कांग्रेस को लगातार कमजोर किया है। जितने बड़े नेता कांग्रेस से छिटक कर आज बीजेपी में उत्तराखंड में गए हैं, उनका कारण एकमात्र हरीश रावत रहे हैं। और इस समय भी चुनाव से ठीक पहले उन्होंने इतने बड़े नेता को इतनी हास्यास्पद स्थिति उन्होंने करी कि रामनगर के से पहले अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, फिर वहां से लाल कुआं वो किया, और रणजीत रावत से जो रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते थे, उनसे जबरदस्ती उन्होंने अपना जो लड़ाई उनसे थी या जो भी उनसे बैर था उसको करने के लिए उनको शर्त भेजा।
तो आप देखोगे कि जो तीनों सीटें हैं आपकी रामनगर, सल्ट और लाल कुआं, ये तीनों सीटें कांग्रेस हारी है आज के दिन पे। तो कांग्रेस को हराने में हरीश रावत जी की बहुत बड़ी भूमिका है। दूसरा, जो कांग्रेस आज हारी है उसमें जो कांग्रेस का संगठन की बड़ी मैं इसमें नाकामी मानता हूं। ठीक है, सत्ता विरोधी लहर थी, बीजेपी के जो विधायकों से, मंत्रियों से जनता खुश नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने जो जो सत्ता विरोधी लहर थी उसको जनमत में बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी को जो प्रयास करने चाहिए थे उसको करने में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी असफल रही, उसको वो नहीं कर पाई। दूसरा, जो चुनाव मैनेजमेंट था, वो बीजेपी का जो चुनाव मैनेजमेंट था वो कांग्रेस के चुनाव मैनेजमेंट से काफी बेहतर था। बीजेपी को ये पता था कि कई सीटों पे हम चुनाव हार रहे हैं, बावजूद इसके जो बीजेपी ने इस बार, जैसे हमने यहाँ पे देखते थे कि पंचायत चुनाव में बाहर से वोटर मंगाए जाते थे, बीजेपी ने बाकायदा बाहर से वोटर मंगाए, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, जो भी प्रवासी थे, अपने जो यहाँ पे उनके कार्यकर्ता थे, उनको बाकायदा बोला, उनको फाइनेंस किया, बोला कि आप अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को बाहर से बुलाओ और वोट देने आए। श्रीनगर विधानसभा की अकेले में बात करूं तो यहाँ पे करीब बीजेपी का जो अनुमान है वो 2700 वोटर, जो प्रवासी वोटर थे, उनको यहाँ बुलाने में जो है कामयाब रहे। तो अगर ये जिस तरह से श्रीनगर का ही परिणाम आया है, अगर ये 2000-2500 ये वोटर बाहर से वोट देने के लिए नहीं आते तो आज श्रीनगर का परिणाम कुछ और होता। तो कांग्रेस ये छोटे छोटे जो मैनेजमेंट हैं इनको करने में असफल रही। दूसरा, कांग्रेस आज के दिन पे भाजपा से तो लड़ी रही, अपने लचर संगठन के कारण किसी तरह लड़ रही है। दूसरा, मीडिया बिल्कुल कांग्रेस के साथ नहीं है, मीडिया से उसको अलग लड़ना पड़ रहा है। और तीसरा, चुनाव आयोग से उसे एक तरह से वहां से भी उसे लड़ना पड़ रहा है। तो कांग्रेस एक कमजोर संगठन, उनका तीनों चीजों से लड़ रही है। दूसरा, उत्तराखंड में एक चीज और देखने को मिली, जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, वो अपने आप अपनी जिम्मेदारी पे, अपने उस पे लड़ रहे थे। उनको न तो प्रदेश नेतृत्व से कोई सपोर्ट मिल रहा था और न राष्ट्रीय नेतृत्व से मिल रहा था। जो भी प्रत्याशी धरातल पे लड़ रहे थे वो खुद से ही और मतलब खुद के संसाधनों से, खुद के प्रयासों से लड़ रहे थे। तो कांग्रेस की हार में ये कई सारे महत्वपूर्ण फैक्टर मेरे को जो है इस समय नजर आते हैं। जी जी, बहुगुणा जी ने कई सारे कारण बताए हैं कांग्रेस की इस बुरी हार के। 2014 के लोकसभा चुनाव से लगातार 2012 के विधानसभा चुनाव से लेकर के फिर 2014 के लोकसभा चुनाव और फिर अभी 2019 के लोकसभा चुनाव में और फिर अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में लगातार कांग्रेस अपनी रणनीति नहीं बना पाई, जबकि बल्कि वो आपस में ही एक दूसरे का सर फोड़ने पर उतारू रही। उन सब के कारण आज जो ये नतीजा देखने को मिला है, चारू तिवारी जी अभी शायद फिर से संपर्क कट गया है। मैं डॉक्टर एसपी सती जी से ये जानना चाहूंगी कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व धीरे-धीरे टूटता जा रहा था, खत्म होता अब आज के जो चुनाव हैं उसमें पूरी तरीके से खत्म हो गया है एक तरह से। तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का इस तरीके से धीरे-धीरे 2002 के चुनाव से लेकर के आज तक धीरे-धीरे सिमटते आज इस तरीके से पूरी तरीके से खत्म हो जाने को आप किस तरीके से देखते हैं? गंगा, और इससे पहले कि मैं क्षेत्रीय इसके मूल में जो कारण है उनको भी आप थोड़ा विस्तार से बताइएगा। गंगा, आपका प्रश्न सही है, लेकिन इससे पहले जो सीताराम जी की जो बात है उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। वास्तव में भाजपा का मैं अभी भी इस बात पे हूं कि भाजपा के जो कैंडिडेट जीते वो मोदी फैक्टर के कारण मैक्सिमम जीते। उसमें इंडिविजुअल कैंडिडेट का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम था। जो भाजपा के हारे उसमें उनके कैंडिडेट का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है, अपना कंट्रीब्यूशन है।
उनके खिलाफ लोग, उनके इंडिविजुअल, उनसे लोगों की खुंदक थी, उनके व्यवहार से, उनके एक्टिविटीज से ये हुआ। कई एग्जाम्पल इसके दिए जा सकते हैं। लेकिन जहां तक हरीश रावत जी का प्रश्न है, इन्होंने एक बात उठाई थी कि हरीश रावत जी बड़े मार्जिन से आपने उठाई थी, हारे हैं। हरीश रावत जी तो अपने अति चालाकियों के कारण हारे हैं। हरीश रावत जी अपनी जीत पे, अपनी कंस्टिट्यूंसी पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे थे, वो पहले दूसरों को निपटाने पे लगे हुए थे। उनका पूरा चाल देखिए, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, कांग्रेस की आधी हार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में हो गई थी। यमुनोत्री, आप यमुनोत्री आपकी आई हुई सीट आपकी गई, चौपटा खाल आपकी आई हुई सीट गई, लेस्डोन आपकी आई हुई सीट गई, आपके ऋषिकेश सीट आने की संभावना थी, आपकी डोईवाला सीट आने थी। इतना तो मैं गढ़वाल की बात कर रहा हूँ। जैसे इन्होंने कहा अभी, बहुगुणा जी ने कहा कि जो साल्ट और रामनगर और लाल कुआं का जो जो हुआ, तो हरीश रावत जी ये मान के चल रहे थे मैं तो गारंटेड मेरी जीत है, अब मुझे निपटाने ये हैं जो पार्टी के अंदर मेरे राइवल हो सकते हैं संभावित। तो जिस आदमी की प्राथमिकता पहले अंदर के दुश्मनों को निपटाने की हो, और दुश्मन भी खुद के बनाए हुए, जो सबसे प्रिय दोस्त थे, जो सबसे प्रिय थे, वो सबसे बड़े दुश्मन हो गए उनके। तो हरीश रावत जी का, मैं हरीश रावत जी की चीजों को तीन रूप में देखता हूँ। अभी भी मैं ये कहता हूँ, मुद्दों के पकड़ में इस प्रदेश में आज जो राजनेता, जो स्थापित राजनेता हैं, उससे बड़ा नेता कोई नहीं है। लेकिन बहुत 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 ही दूसरे तरह की, अब मैं क्या बोलूं, गलत शब्द मैं यूज नहीं कर सकता, मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध भी रहे हैं, कि वो आले दर्जे, बहुत छोटी लेवल की चालाकी वो हमेशा उन पे भारी पड़ती है। ये उनका रहा है। दूसरा, तीसरा, मैंने उनसे ज्यादा असुरक्षित, मतलब असुरक्षा की भावना वाला नेता तीसरा नहीं देखा। ये तीन उनकी पर्सनालिटीज के विभिन्न पहलू हैं जिनके कारण हरीश रावत आज, ये हरीश रावत का आज का चैप्टर जो है, वो हरीश रावत जी का निपट गया है। इस प्रदेश से अब हरीश रावत एज ए राजनीतिक हस्ती अब समाप्त है। इसी तरह से और भी हैं, लेकिन हरीश रावत जो, चूंकि उनके नाम से उनके पीछे चुनाव लड़ा जा रहा था, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी संगठन पे ध्यान नहीं दिया। जो संगठन के लिए काम करते थे, मसलन पिछली बार जो किशोर उपाध्याय ने ग्रास रूट तक संगठन को पहुंचाया था, तो जो संगठन के लिए, पार्टी के लिए यहाँ काम करता है, उसकी पार्टी में द्वयम दर्जे की इमेज होती है। जैसे जोसिंग बिष्ट जी ने, जैसे जोसिंग बिष्ट का मैं जानता हूं, जैसे राजेंद्र भंडारी, जो ये लेस्डोन वाले राजेंद्र भंडारी, लेस्डोन से टिकट मांग रहे थे, ये राजेंद्र सिंह भंडारी, ये हो गए जो किशोर उपाध्याय, इनके साथ जो टीम जुड़ी हुई थी, जैसे प्रयाग जोशी हैं, ये मैं मोत्र प्रसाद जोशी जी हैं, ये लोग जो पार्टी के लिए काम करते थे, इस पार्टी ने उनको हमेशा द्वयम दर्जे का रखा। तो भाजपा, कांग्रेस की हार के लिए भाजपा कहीं जिम्मेदार नहीं है, कांग्रेस और कांग्रेस जिम्मेदार है। एक महत्वपूर्ण। दूसरा, आपने कहा क्षेत्रीय दलों में उत्तराखंड क्रांति दल ही मुख्यतः था। उत्तराखंड क्रांति दल एक समय एक तीसरी बड़ी फोर्स के रूप में थी, 5-6 उनके विधायक थे। धीरे धीरे नेतृत्व की बेवकूफी नहीं, नेतृत्व की मक्कारी मैं कहूंगा। जैसे आप जीते, वैसे आपने अपने गले में खुद ही माला डाली कि मैं इस पार्टी का हूं, पट्टा बांध के चले। पार्टियों के पट्टा डालने की होड़ रही वहां के विधायकों में। आज जो भी जीते हैं या जो हार के कगार पे हैं या दूसरी पार्टियों से, वो भी भाजपा और कांग्रेस के थे, जो वो भी तो उत्तराखंड क्रांति दल के थे। चाहे प्रीतम सिंह है, प्रीतम पंवार हैं धनोल्टी से, या ओम गोपाल रावत जो दूसरे नंबर पे रहे हैं नरेंद्र नगर से, या खुद दिवाकर भट्ट का लोग तय मान रहे थे कि अगर वो जीतेंगे तो उन्होंने भाजपा के साथ बंधना है। पिछली बार उन्होंने चुनाव में ये लड़ा कि असली भाजपा तो मैं हूं। उत्तराखंड क्रांति दल, जो जिसकी वजह से दिवाकर भट्ट जाने जाते थे, सबसे पहले चोला उतारने वाले तो वही हैं जो बड़े नेता थे, शीर्ष नेता थे। तो नेतृत्व के दिवालियेपन के कारण उत्तराखंड क्रांति दल हाशिए पे चली गई है। लेकिन इस घटाटोप में जो दो दलों के बीच, भारतीय जो केंद्रीय राष्ट्रीय दो दलों के बीच सिमट गई जो उत्तराखंड की राजनीति में, इसकी वजह से जो गौण हो गए हैं उत्तराखंड के मुद्दे, उन मुद्दों को अब फिर अंडरलाइन करने का वक्त आ रहा है। और ये करंट में जनभावना में देख रहा हूं, बड़े इश्यू हैं। 2026 में फिर परिसीमन होना है।
इससे पहले जो भू कानून के नाम पर जो यूथ ने मोबिलाइजेशन किया बड़े पैमाने पर, राजधानी का इश्यू है, पहाड़ में हेल्थ का इश्यू है, माइग्रेट जॉब का इश्यू है, इन सारे मुद्दों पर पहाड़ बनाम मैदान जो विकास में विसंगति का जो आपके पास मॉडल खड़ा है, इस मॉडल के इर्द गिर्द तीसरे क्षेत्रीय ताकत के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल के पास ये समय की बात है और नेतृत्व की बात है। अगर उनके पास कोई खाली एक 100 पीस भी बड़ा नेतृत्व, बड़ी पर्सनालिटी कोई आ गई जो ग्लैमर जिसका हो, चाहे वो कांग्रेस चाहे राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं भी हो, लेकिन बड़ी पर्सनालिटी अगर आ गई और उसके इर्द गिर्द भाई साहब एक बड़ा संगठन खड़ा होने की पूरी संभावना है, मैं इसमें देख रहा हूं। और ये दोनों पार्टियों के इर्द गिर्द चुनाव का ये लास्ट चुनाव है, इसके बाद तीसरे चुनाव में आपके पास बाइपोलर इलेक्शन नहीं होगा, इसके बाद संभावना है कि तीसरी फोर्स उभरेगी, ये मैं कहना चाहूँ। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब कि ये जो चुनाव है भले ही इसने मिथक को तोड़ा है और इसके साथ-साथ अभी जो तीनों मुख्यमंत्री के जो दावेदार थे, उन तीनों को हार का सामना करना पड़ा है। इसने इस बात को और दिलचस्पी के साथ बहुत उठाया है कि जो चुनाव में जो उत्तराखंड के जो वास्तविक मुद्दे पीछे चले जाते हैं, उनको आगे लाने की ज़रूरत है। अभी हमारे साथ जुड़े हुए कई सारे साथी भी इस बात को कह रहे हैं। अरुण कुकसाल जी लिख रहे हैं कि हमें उत्तराखंड के मूलभूत मुद्दों पर बात करनी चाहिए कि वे क्यों नहीं प्रभावी हो पाए। हमें भाजपा कांग्रेस की छाया से बाहर आना चाहिए। मैं चारू तिवारी जी से ये निवेदन करूंगी कि वो इस बात को बहुत प्रभावी तरीके से वो उठा सकते हैं, वो इस बात पर प्रकाश डालें कि हमारे जो जनता के सरोकारों के जो मुद्दे थे, वो चुनावों से इस तरीके से दूर क्यों हो जा रहे हैं और उसके बाद जिन लोगों के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो सत्ता में कैसे काबिज हो जा रहे हैं। जी, आप डॉक्टर एसपी सती जी को, गंगा को और सीताराम भाई को मेरा पहले नमस्कार। माफी चाहता हूं कि लगातार ये मेरा थोड़ा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं बात नहीं कर पा रहा था और थोड़ा मैं डॉक्टर साहब को भी सुन पाया, थोड़ा सीता भाई को भी सुन पाया और गंगा तो बता ही रही थी तमाम चीजों का और पूरा परिदृश्य हमारे सामने है। 2022 के इलेक्शन को लेकर बहुत सारी आकांक्षाएं, उत्कंठाएं उत्तराखंड के लोगों में पलती पनपती हुई देखी हमने पिछले दौर में। और जो जैसा पहले एसपी सती जी ने शुरुआत में ही कहा कि जो एक पूरा भारतीय जनता पार्टी जिस चुनाव को विशेषकर नहीं लड़ रही थी, उसको मोदी जी उस चुनाव को लड़ रहे थे। अभी जब हम पूरे उत्तराखंड के चुनाव में थे तो वहां पर भी हमको गाँव के अंदर पूरा लगा कि गाँव के अंदर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के बजाय हम वहां पर देख रहे थे कि मोदी जी का फैक्टर बहुत ज्यादा महिलाओं के अंदर बहुत काम कर रहा था। लेकिन मैं यहाँ से इस बात की शुरुआत करूंगा कि जैसा एसपी सती जी ने एक बात को कहा कि एक बहुत बड़ा स्पेस जो है तीसरी शक्तियों के लिए हमारे यहाँ रहा है। मैं थोड़ा सा गंगा इसको थोड़ा आगे से इस बात को करना चाहूंगा कि उत्तराखंड में आजादी के समय से ही जल जंगल जमीन के सवाल और हमारी जो क्षेत्रीय अस्मिता का सवाल था वो हमेशा हमारे यहाँ प्रभावी रहा। अगर आप पूरे एक कालखंड को देखेंगे आजादी के आंदोलन का भी, तो उसमें भी हमारे यहाँ जितने भी मूवमेंट हुए हैं वो जल जंगल जमीन को लेके हुए हैं। हमारे यहाँ आजादी के दौर में शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन हुए हैं। हमारे यहाँ आजादी के बाद भी शराब को लेकर लगातार महिलाएं सड़कों पर रही हैं। जंगलों के सवाल हैं, नदियों के सवाल हैं, हमारे यहाँ जमीनों के सवाल हैं, वो हमेशा उस ढंग से प्रभावी रहे हैं और आजादी के बाद भी कमोवेश हम उन्हीं चीजों को देखते रहे हैं और उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विस्फोट भी कमोवेश इन्हीं सब चीज के इर्द गिर्द घूमता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ विकल्प या राजनीतिक शक्तियां कभी उभरी न हो। हमारा जो आजादी के बाद जो पहला चुनाव भी हुआ था उसमें भी कुमाऊं में सोशलिस्ट पार्टी और गढ़वाल में कम्युनिस्ट पार्टियों का बहुत दबदबा रहा है और बहुत देर तक वो इन तमाम चीजों को लड़ते रहे और उसको राजनीतिक मुद्दा बनाते भी रहे हैं। आप इसको समझ सकती हैं कि हमारे यहाँ जब कांग्रेस बहुत प्रभावी थी या भाजपा बहुत प्रभावी थी, उस समय भी हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी लगभग 6 सीटों में एक साथ जीती है। उस समय चाहे वो हमारे रानीखेत सीट से हमारे मदन उपाध्याय हों, चाहे रामचंद्र जोशी हों, चाहे प्रताप भैया हों, चाहे हमारे यहाँ इसी आपके
यहाँ पर समाजवादी जीते हैं आपके चमोली में भी। और उसी प्रकार जो है हमारे यहाँ कम्युनिस्ट जो हैं गोविंद सिंह नेगी लगातार उत्तरकाशी से चुनाव जीतते रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमने ऐसा नहीं है कि, और उत्तराखंड क्रांति दल जो आज कहीं नहीं है, वो भी एक समय में 89 के इलेक्शन में 11 सीटों पर बहुत अच्छी फाइट उसने जीती और 2 सीटें वो जीते थे। और 1980 में जो शुरुआती दौर में भी उत्तराखंड क्रांति दल के जसवंत बिष्ट जो है उत्तराखंड राज्य के सवाल को लेकर विधानसभा में पहुंचे थे। तो अगर मोटा मोटी मैं एक बात को कहना चाहूं कि उत्तराखंड में जो विकल्प है वो हमेशा मौजूद रहता है और लोग हमेशा उस विकल्प के साथ जाना भी चाहते हैं। लेकिन जो एसपी सती जी ने एक बात को कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात को उन्होंने इंगित किया है। मैं अभी एक गांव में था, तो उस गांव में एक महिला से मैंने पूछा था कि मोदी जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप वोट किसको दे रही हैं इस बार? पूरे देश के अंदर इतना बढ़िया, पाकिस्तान से आपको कोई खतरा नहीं है, चाइना से कोई खतरा नहीं है, दुनिया के अंदर विश्व गुरु आप बनने जा रहे हैं। जो मैं सती जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो जहां इतना बड़ा मैंडेट जनता ने मोदी के नाम पर पूरे उत्तराखंड में दिया है, तो उसमें उसकी महिला की बात सुनी जानी चाहिए। इस इलेक्शन के आलोक में मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। उस बात को ऐसे सुना जाना चाहिए कि दलित महिला जो गांव में रहती है और बहुत मजबूर है, उसके बेटे की नौकरी नहीं है, उसके पास खेती नहीं है, उसके पास अपने रोटी के साधन नहीं है, उसके बाद भी उसने इस इलेक्शन में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। जहां पैसा चल रहा था, जहां शराब चल रही थी, जहां पर पूरे बहुत ही एक अपसंस्कृति राजनीति आई थी, उसमें उस महिला ने मेरे से कहा कि उसने कहा कि न मुझे फ्री का अन्न चाहिए और ये जो तमाम चीजें हैं ये मुझे नहीं चाहिए, मैं पाकिस्तान से भी निपट लूंगी, मैं चाइना से भी निपट लूंगी, मेरे बेटे को रोजगार दे दो। ये जो सवाल है, इस सवाल को जब तक राजनीति में लाना नहीं होगा, जब तक उन तमाम शक्तियों से जो मोदी फैक्टर पूरे उत्तराखंड के अंदर काम कर रहा है, वो इस महिला के वक्तव्य के साथ मोदी जैसी प्रवृत्तियों को जब तक काउंटर नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता हमारा निकल सकता है। मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जो सती जी ने जिन मुद्दों की तमाम बात कही, हमारे यहाँ हम कहते थे कि हमारा राज्य बनेगा तो हमारे यहाँ शिक्षा अच्छी होगी, हमारे यहाँ स्वास्थ्य अच्छा होगा, हम जल जंगल जमीन के लिए अपनी किस्म की नीतियां बनाएंगे। लेकिन 21 साल के इस अंतराल में हमारे यहाँ इन सारे मुद्दों के लिए आंदोलन भी होते रहे, ऐसा नहीं कि आंदोलन नहीं होते हैं। मैं सती जी इस बात को शायद इनकार नहीं करेंगे। अभी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था जिसको हम घाट सड़क के नाम से जानते हैं। तो घाट सड़क का जो आंदोलन है, उस आंदोलन में उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मुजफ्फरनगर कांड के बाद अगर किसी ने हम पर लाठियां चलाई इतनी बेतरतीब के साथ और इतनी निर्दयता के साथ, और वह भी हमारी मातृशक्ति पर लाठी चलाई, तो वो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई थी। और इतनी निर्दयता के साथ कि हमको पता ही नहीं लग रहा था कि हम 21 साल हमको अलग राज्य में रहते हुए हो गए, हमारे लोग हम पर लाठी चला रहे थे। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जिस घाट के लोगों पर ये लाठी चलाई गई, वहीं भाजपा को सबसे अधिक वोट मिला। मैं भी वो उसको देख रहा था, उस आंकड़े को देख रहा था। तो मुझे थोड़ा सा इस बात को कहना है कि इसमें एक तो जो सती जी ने कहा, उस बात से मैं भी कोई इत्तेफाक रखता हूँ कि एक तो इन मुद्दों को संगठित करके राजनीति में बदलने का काम वास्तव में नहीं कर पाए हैं, कोई नहीं कर पाया, हम लोग नहीं कर पाए हैं। और विशेषकर जिस दल का उन्होंने नाम लिया, उस दल में तो जी ढंग की दिक्कतें आई हैं और जी ढंग का एक वैचारिक संकट उनके साथ है। वो वैचारिक संकट इतना गहरा है कि उससे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं निकलता। मैं अब जब इलेक्शन में अभी जब गया था, तो मेरे से सबसे पहले लोगों ने कहा, चारुदा कहीं अगर बातचीत करोगे, बोलोगे तो मोदी के खिलाफ मत बोलना, भाजपा के खिलाफ मत बोलना। मैंने कहा तो आपने मुझे बुलाया क्यों है? फिर जब मैं ऑल वेदर रोड के बारे में बोलूंगा, मैं पंचेश्वर बांध के बारे में बोलूंगा, मैं चौखुटिया में 11 गांवों को लील के एक एयरपोर्ट आप बनाने जा रहे हैं, उसके खिलाफ 1 साल से लोग वहां संघर्ष में हैं। अगर इन सब के खिलाफ हमको नहीं बोलना है, तो ये अंतोगत्वा मोदी के खिलाफ ये बातें जाती हैं, ये भाजपा के खिलाफ ये बातें जाती हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ एक नारा बहुत अच्छा दिया मोदी जी ने पूरे देश के अंदर, जब राजस्थान के अंदर जब भाजपा बुरी तरह हार रही थी, तो भाजपा ने बहुत तरीके से नारा दिया। वह नारा दिया कि मोदी तुझसे बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं। और ये नारा जब दिया तो ये बेसिकली मोदी जी को बचाने के लिए, मोदी जी के ऑरा को और उनके पूरे व्यक्तित्व को बचाने के लिए नारा दिया, क्योंकि वो राजस्थान में हार रहे थे। तो इसलिए उस नारे को उन्होंने कमोवेश हर राज्य में उसी ढंग से किया और मोदी को सेव करते हुए उन्होंने चलाया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि उत्तराखंड के जितने भी मुद्दे हैं, वो ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी का मुद्दा न हो, ऐसा नहीं है कर्मचारियों का मुद्दा न हो, ऐसा नहीं है कि अभी तक भी लोग अपने मेडिकल की लड़ाई, अभी तक बच्चे लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्य ये है कि वो जिस समय वोट देना होता है, उस समय वो वोट में तब्दील नहीं हो पा रहा है।
अभी इतना बड़ा भू कानून पर कई लोग कह रहे थे कि सड़कों पर आ रहे थे, लेकिन मैं अभी उन्हीं भू कानून के बहुत सारे साथियों को देख रहा था जो भाजपा और कांग्रेस के लिए गांव-गांव जाके काम कर रहे थे। तो इसको समेटना और इसको एक दिशा देने का की जरूरत है, और 2027 तक अगर हम ऐसा नहीं कर पाए और तमाम जो लड़ने वाली ताकतें हैं वो ये नहीं समझ पाएंगी कि हमारी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सारी समस्याएं जो है राजनीति जनित हैं, नीति जनित हैं, और उनका समाधान भी राजनीति और नीति से होगा। आंदोलनों को भी हमको वोट में और राजनीति में तब्दील करना पड़ेगा, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, उसको हमको करना ही चाहिए, क्योंकि हम हर पूरे साल भर हम आंदोलन कर रहे हैं, पूरे साल भर हम सड़कों पर हैं, लेकिन वोट देते वक्त भाजपा 48 सीटें ले आ रही है उत्तराखंड के अंदर। जिस भाजपा को 10 सीटें नहीं मिलनी थी उत्तराखंड में, जो पूरा सिनेरियो उत्तराखंड का था, जैसे अभी सती जी ने कहा कि भाजपा का कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था जो अपने बल पर चुनाव लड़ सके। अब आप अंगुली में देख लीजिए कि कांग्रेस के धारचूला से लेके आपके गंगोत्री तक हर कैंडिडेट अपने आप भी बहुत मजबूत था, बहुत ताकतवर था, और अपने आप भी चुनाव लड़ सकने में सक्षम है। लेकिन हुआ क्या कि आप ये हालत सब देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको विशेषकर अपनी जो हम विकल्प की बात करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो वैकल्पिक मीडिया के लोग हों, चाहे वैकल्पिक सांस्कृतिक एक धारा के लोग हों, चाहे वैकल्पिक राजनीति वाले लोग हों, हम सब लोगों को एक बार सोचना चाहिए कि क्या हम कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं कि 2027 तक हम कोई ऐसा विकल्प उत्तराखंड में तैयार कर सकते जो मुद्दों पर आधारित हो और जो आंदोलनों को वोट में तब्दील करने वाला भी। जी, बातचीत के स्तर पर ये बात बार बार उठती रही है। मैं 2002 से लगातार, मैं 2002 में पत्रकारिता की छात्रा थी, और तब से मैं लगातार अलग अलग पार्टियों का प्रचार भी देख रही हूँ, उनकी रैलियां भी देख रही हूँ, और कवर भी किया है अलग अलग तरीके से हर चुनाव को। हम और मैंने उन क्षेत्रीय ताकतों को भी देखा है, सुना है कि वो चाहते हैं कि हम लोग वैकल्पिक राजनीति को खड़ा करें, वैकल्पिक मीडिया को भी को खड़े करने की भी बातचीत होती है, वैकल्पिक राजनीति को भी खड़ा करने की बात होती है। लेकिन वो 5 साल ऐसे निकल जाते हैं, कोई भी मतलब क्या कदम अभी तक उठाए गए हैं इसको लेकर के मुझे नहीं दिखाई दिया। अभी हम आगे, आपने पंजाब को जीतकर, आपने उससे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को जीतकर ये दिखाया था कि ऐसा संभव है। बंगाल में ममता दीदी ने करके दिखाया था। अभी पंजाब में आपने करके दिखाया है। तो जो हुआ है वो बहुत जबरदस्त वहां का जनादेश आया है और बदलाव की राजनीति देखने को मिली है। लेकिन उत्तराखंड में वो ताकतें जो जनता की बात करती हैं, जो जनता के हितों की बात करते हैं, जो जनता के सरोकारों की बात करती हैं, और जो लगातार लाठी डंडे खाती हैं, उसके लिए लाठी डंडे खाने वाले लोग भी वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां उन्हें दिखना चाहिए। इसको कौन करेगा? इसको ये कैसे संभव है? इस पर भी आप प्रकाश डालिए, थोड़ा बताइएगा तिवारी जी। नहीं, पहली बात ऐसा है कि जो मैंने अपनी शुरुआत में भी कहा कि पूरी जो हम आंदोलनों में लड़ना अपनी जगह है और उस आंदोलन को राजनीतिक मुद्दा बनाना दूसरी बात है। अभी भी मैं आपको ये दो मनफा कैसे बनेगा, ये कैसे संभव है? हाँ, तो इसमें एक बात ये बहुत जरूरी है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड में अभी जितने भी मुद्दे हैं वह मुद्दे अपनी जगह होने के बाद भी लगातार वह राजनीति में इसलिए तब्दील नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमने कोई ऐसा राजनीतिक मंच तैयार नहीं किया है कि जिसको हम लोगों को ये समझा पाए कि आपकी तमाम इन समस्याओं के समाधान का मंच ये हो सकता है, ये राजनीतिक धारा हो सकती है। तो उसमें अभी जितने भी लोग लड़ने वाले हैं वो आधे से ज्यादा लोग जिस समय इलेक्शन होता है या पॉलिटिक्स की बात होती है उस समय वो ये कहने लग जाते हैं कि हम राजनीति वाले नहीं हैं, हम गैर राजनीतिक हैं। दो चीजें बहुत गड़बड़ हैं डेमोक्रेसी में। एक तो सर्वदलीय जो शब्द है वो बहुत खराब है, और एक जो है जब सर्वदलीय है तो फिर बहुदलीय व्यवस्था इस देश के अंदर क्यों है? सर्वदलीय तो रामलीला हो सकती है, सर्वदलीय तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, सर्वदलीय मूवमेंट तो नहीं हो सकता।
और जब जब हम सर्वदलीय मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, उसमें होगा क्या कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गैरसैंण के सवाल पर तो लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन जिस समय हम ये कहेंगे कि इन प्रवृत्तियों के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है, तो उस समय वो अपनी अपनी जगह चले जाएंगे, भाजपा वाला भाजपा में, कांग्रेस वाला कांग्रेस में। हमारी गलतफहमी क्या है कि हम समझ रहे हैं कि जिस आंदोलन को हम चला रहे हैं, उस आंदोलन में जितने भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं, वो सब लोग जो है हमारे साथ हैं। ये गलतफहमी है। हमको ये करना चाहिए कि पूरे आंदोलनों में वास्तव में खड़े होने वाले कौन लोग हैं, उनको चिन्हित करके, चाहे हम 10 हो, 20 हो, 200 हो, 2000 हो, 500 हो, उनको लेके हमको ये बड़ा मूवमेंट खड़ा करना चाहिए। और उसमें फिर जितनी जनता जो होती है, जो इन सवालों को लेकर संवेदन होती है और आना चाहती है, वह एक दिन जरूर इस बात को समझेगी कि ये लोग लड़ने वाले हैं, ये लोग कर सकते हैं। लेकिन हमारी इसको हम 2-3 चीजों के आधार पर कर सकते थे। एक तो ये कर सकते थे कि जैसे एक हमारी क्षेत्रीय राजनीतिक दल उत्तराखंड क्रांति दल था, जिसने इसको आगे बढ़ाना चाहिए था और नहीं कर पाए। उसके बाद बहुत सारी पार्टियां हमारे यहाँ बनी, जो कमोवेश उन्हीं मुद्दों को लेकर, उन्हीं चीजों को लेकर काम करती रही है। उसके अलावा बहुत सारे सामाजिक संगठन और आंदोलनकारी संगठन है जो इन तमाम चीजों को चला रहे हैं। मेरा मानना ये था कि एक तो या तो हम किसी मोर्चे के रूप में इन चीजों को आगे बढ़ाते और 3-4 साल, 5 साल एक साथ सब लोग दिखाई देते, इन तमाम मुद्दों पर लड़ते हुए भी, बात करते हुए भी और आगे बढ़ते हुए भी। अगर ऐसा दिखाई देता तो निश्चित रूप से चीजें आगे बढ़ती और हो सकता था कि वह मोर्चे के रूप में नहीं, बल्कि बड़े एक पार्टी या दल के रूप में भी हम कभी कर सकते। लेकिन वो संवाद का बहुत अभाव है। वो संवाद लंबा चलना चाहिए, दिखना भी चाहिए, और ये बातें होती रही है। बिल्कुल देखो बिल्कुल ये बिल्कुल ये गंगा, ये बातें मैं ये कह रहा हूँ कि ये बातें बहुत बार होती भी रही हैं, होती भी रहेंगी, और आने वाले दिनों में हम फिर कोई संवाद ऐसा करेंगे। लेकिन एक स्थायी संवाद लंबे समय के लिए हम नहीं कर पा रहे, उसको करने की बड़ी जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि 5 साल तक लगातार हमको दिखना पड़ेगा। कांग्रेस की जो अभी हार हुई है, उसके पीछे भी ये एक कारण रहा है कि 5 सालों तक उन्होंने नहीं सोचा कि हम उनको लगा कि बारी-बारी से ये हमें सत्ता हासिल होती रही है और इस बार भी हमको इसी तरह से ये प्राप्त हो जाएगा। मैं एक बार फिर सीताराम जी से पूछना चाहूँगी, उनसे चाहती हूँ कि जो अभी कद्दावर नेता इसमें हार गए हैं, उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में वो क्या टिप्पणी करना चाहेंगे अभी? और एक जैसे रितु खंडूड़ी कोटद्वार से जीत गई हैं, तो ऐसे में उनके भाई मनीष खंडूड़ी जी का अब जो अ, अगला वो रहेगा, वो क्या रहेगा, वो कैसा रहेगा? और हरक सिंह रावत जी का क्या आगे का जो स्टैंड है, वो क्या हो सकता है? हरीश रावत जी का क्या हो सकता है? थोड़ा इस पर बातचीत को बढ़ाइएगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि इस समय जो उत्तराखंड की राजनीति में जिन राजनेताओं को हम उत्तर प्रदेश के ज़माने से देखते आ रहे थे, चाहे वो हरीश रावत हो या दिवाकर भाट हो, ये 2 लोग ही चुनाव इस समय उस समय के जो महत्वपूर्ण नेता हैं, वो लड़ रहे थे। तो हरीश रावत जी का तो राजनीतिक अध्याय इस समय अब समाप्त हो गया है। ये चुनाव आज का दिन उनकी जो सक्रिय राजनीति का मैं आज उसे आखिरी दिन मानता हूँ, और अब कांग्रेस पार्टी में उनकी वो वक़्त, उनकी वो इज्जत होने वाली नहीं है। दूसरा दिवाकर भट्ट जी हैं, तो दिवाकर भट्ट जी का भी ये आखिरी चुनाव है। आज उनका भी राजनीतिक कैरियर एक समझिए क्रिकेट में जब बल्ला खूंटी पे टांगने वाला एक शब्द कहा जाता है जब खिलाड़ी संन्यास लेता है, तो एक तरह से दिवाकर भट्ट जी भी जो है वो राजनीति से उत्तराखंड की राजनीति से आज उनकी विदाई हो गई है। और जो और नेता हैं, तो अभी जो कांग्रेस को अभी बहुत आगे अगर खड़ा रहना है, मेरे को तो बहुत मुश्किल आज की परिस्थिति में लगता है कि कांग्रेस आगे किस तरह से अब 2024 या 2027 की लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करेगी। कि ये आज के उसमें या आज का जो मैंडेट मिला है, उसमें बहुत मुश्किल लग रहा है कि कांग्रेस अपने आप को खड़ा कर पाएगी। या तो बीजेपी कोई बहुत बड़ी गलती करे या बीजेपी का ग्राफ तेजी से इस तरह से गिरे, तभी कांग्रेस के लिए कोई संभावना है। नहीं तो आज आप ये मान के चलिए कि कुछ नेताओं का तो राजनीतिक कैरियर बहुत ही ज्यादा दांव पे है। जहां तक हरक सिंह रावत जी का आपने कहा, तो हरक सिंह रावत जी ने
उनको उत्तराखंड की राजनीति में मौसम विज्ञानी भी लोग कहते हैं कि वो समझते हैं कि अपनी समझ के आधार की इस पार्टी की सरकार आएगी तो उधर चले जाते हैं, लेकिन वो जो कैलकुलेशन है कि गड़वा गया और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। हालांकि जो बहुत सारे लोग खुश भी हुए कि उनके जो बहू पराजित हुई या इस तरह से उनके साथ ये हुआ है, तो बहुत लोग खुश भी हुए कि वो इस तरह से जो पाला बदलते थे, तो एक उन लोगों को एक मैसेज गया भी है पब्लिक के द्वारा कि इस तरह से करना जो है वो जनता पसंद नहीं करती है। रही बात जो क्षेत्रीय ताकतों की अभी बात कर रहे थे, तो उत्तराखंड में क्षेत्रीय दलों के जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं उनके लिए पर्याप्त स्पेस है, पर्याप्त संभावनाएं हैं, लेकिन हुआ ये कि जो पहले चुनाव में जो क्षेत्रीय ताकतें उभरी, उत्तराखंड क्रांति दल उभरा और 4 सीटें ला भी गया था, लेकिन जो उसके नेता थे उन्होंने सत्ता के लालच में, सत्ता के करीब रहने के चक्कर में इस प्रदेश की जनता को, इस प्रदेश को निश्चित तौर पे धोखा दिया है। चाहे काशी सिंह ऐरी जी भी हो, वो उस समय तिवारी जी का समर्थन में लगातार रहे, उनको लाल बत्ती भी मिली। दिवाकर भट्ट जी, जिनसे बहुत उम्मीदें थी कि वो क्षेत्रीय जो आकांक्षाएं हैं उनको लेके लगातार संघर्ष करेंगे और एक 5, 10 या 15 साल के एक टारगेट के रूप में उत्तराखंड को एक क्षेत्रीय विकल्प देंगे, लेकिन उन्होंने भी धोखा दिया। 2007 में हमें पता है कि वो खनुड़ी सरकार में मंत्री बने और एक तरह से वो बिल्कुल भूल गए थे कि मैं यूकेडी से जीता हुआ हूं। तो जो क्षेत्रीय दलों के जो बड़े नेता थे, जिनको इस प्रदेश को एक विकल्प देने की जिनको वो थी, उम्मीद थी जिनसे जनता से, उन्होंने निश्चित तौर पर इस प्रदेश को धोखा दिया है। और जो नए लड़के, इस समय चुनाव से पहले हमें लग रहा था कि बहुत सारे नए लोग यूकेडी में जुड़े हैं और वो एक नया विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका भी जिस तरह से हश्र हुआ है, जिस तरह से उनको वोट मिला है, जो हुआ है, तो उससे भी कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई संभावना नजर आती नहीं है कि क्षेत्रीय ताकतों को आगे भविष्य में उत्तराखंड में कोई स्पेस मिलेगा। तो ये आगे जो है हमें देखना पड़ेगा। जी, मैं डॉक्टर सती जी से बहुत संक्षेप में आपके ऊपर आम आदमी पार्टी को लेकर के एक टिप्पणी चाहती हूँ, क्योंकि अब समय बहुत कम है हमारे पास, कि जो आम आदमी पार्टी एक भी सीट यहाँ पर नहीं लेकर के आ पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से किया है और राज्यों में, तो अगले चुनाव के लिए जो आपने कहा कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर दिखेगा, तो आप इस पर एक आम आदमी पार्टी के भविष्य पर आप थोड़ा-सा बहुत संक्षेप में। दो चीजें हैं कि मैंने कहा है कि ये लास्ट चुनाव है उत्तराखंड में जो बाइपोलर चुनाव रहा, इसके बाद बाइपोलर होने की संभावना नहीं है। उसमें आप फैक्टर, बड़ा फैक्टर है। आप अभी देखिए कि जो हम कहते हैं उत्तराखंड क्रांति दल या क्षेत्रीय जो दल है, उनसे कई ज्यादा परसेंटेज वोट आम आदमी पार्टी लाई है। ये एक सबक भी है। और पंजाब के बाद इस बात की पूरी संभावना है कि अब वो राष्ट्रीय दल के रूप में उभरेगा। क्षेत्रीयता के एलिमेंट्स लोगों के दिलों में हैं, जहन में हैं। अगर 3 चीजें, मुद्दे बनने के लिए पर्याप्त मुद्दे मौजूद हैं, संसाधनों की बिल्कुल बहुत कमी है और नेतृत्व की बड़ी कमी है, सर्वमान्य नेतृत्व की। और क्योंकि समय अब ऐसा आ गया है, ये सामूहिक नेतृत्व वाली बात अब किताबी हो गई है। जो हमेशा से जो दम्भ बढ़ती रही, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जो सामूहिक नेतृत्व में, उनका आरएसएस का तो पूरा सिस्टम ही वही था कि सामूहिक नेतृत्व में वो सिंगल पोल के चारों तरफ वो हो गया है। तो मैं भी ये कह रहा हूं कि यहाँ भी एक केंद्र के तौर पे, एक न्यूक्लियस के तौर पर एक प्रभावशाली नेतृत्व, ऑरा वाला एक नेतृत्व चाहिए, जिस पर विश्वसनीय हो। संसाधन आ जाएंगे, मुद्दों की कमी नहीं है। बस यही है कि ट्रिगरिंग फैक्टर तो कई चीजें अभी आने वाले हैं, जैसे 2026 का परिसीमन वाला मुद्दा है। इसके अलावा मैंने कहा बेरोजगारी, जो चारुदा ने भी जो बहुत बड़ा
उसको उसको भुनाया नहीं है किसी ने। वो मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है असल में। और वो भू कानून वाली जैसी बात, जैसे सीताराम जी ने कहा, ये 3 4 5 मुद्दे ऐसे हैं कि जिन पे प्रदेश भर के खासकर हिल रीजन्स में बहुत बड़ा मूवमेंट और नेतृत्व अगर रहे तो संसाधन पूरे इस क्षेत्रीय स्थिति की अब ऐसी बात हो गई है कि इस मुद्दे पर पूरे विश्व से यहाँ के लोग संसाधन भी मुहैया कराएंगे। लेकिन अब देखना यह है कि असल कमी नेतृत्व की है। नेतृत्व अगर मिल जाए और नेतृत्व राजनीतिक तौर पर उसके इर्द गिर्द एक राजनीतिक दल की तरह, देखो आपको एक आंदोलनकारी संगठन की तरह काम करना तो एक बात है, लेकिन प्रमुख उद्देश्य एक राजनीतिक दल के रूप में उभरना होगा। अभी जन संगठन, अभी मुझे लगता है कि दो रूप दिखते हैं, एक राजनीतिक संगठन और एक जन संगठन जो जिसका काम केवल आंदोलन करना है। वो लाठी खाए डंडे खाए इंडिफरेंट हो जाता है मामला। आपने चारों भाई ने कहा है कि जिस मुद्दे पर लोगों ने इतनी भयानक लाठियां खाई, उन्हीं को वोट दिया जिन्होंने लाठियां मारी। तो ये बहुत चीजें हैं, राजनीति को राजनीति के तरीके से समझने की जरूरत है। राजनीतिक दलों को, संगठनों को राजनीतिक सांगठनिक सोच के साथ ही हराया जा सकता है। और मुझे दूसरे चैनल में भी बैठना है, मैं क्षमा चाहूंगा। डॉक्टर सती जी ने जी क्षमा नहीं चाहेंगे, आपका आभार प्रकट करेंगे हम। धन्यवाद। तमाम विसंगतियों के साथ ये 2022 का चुनाव संपन्न हुआ। जैसा कि तमाम गांवों से जो खबरें आ रही थी कि इस बार के चुनाव में बहुत अधिक शराब और बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, उसके बावजूद जो भी जनादेश आया है वो राजनीतिक पार्टियां भी और हम सबको शिरोधार्य होगा, जो लोकतांत्रिक प्रणाली की जो व्यवस्था है उसके तहत उम्मीद है कि आने वाली सरकारें हमारे राज्य की जो भी समस्याएं हैं अच्छा म्यूट थी मैं। हाँ म्यूट था आपका। मैं एक बार अपनी बात को पुनः दोहराऊंगी कि चुनाव प्रचार में तमाम विसंगतियों के बावजूद जो कुछ देखने को मिला है, जो कुछ सुनने को मिला है, वो इस राज्य के हित में कतई नहीं हो सकता। उसके बावजूद हम ये आकांक्षा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाली सरकार है वो उत्तराखंड के तमाम मुद्दों का समाधान करेगी। और जनकवि डॉक्टर अतुल शर्मा जी की इन कविताओं 4 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी कि इस अंधेरे में कहीं पर रोशनी दिखती तो है, इस घनी चुप्पी में एक आवाज भी उठती तो है, रोशनी की चेतना को थाम लो मुट्ठी में तुम, बोलने से हर गलत की नींव तक हिलती तो है। तो आप सभी का धन्यवाद, जितने भी लोग हमसे जुड़े, जिन्होंने हमको देखा, जिन्होंने भी इस माध्यम पर अपनी बात को जनता के बीच शेयर किया है, मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद।